नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। देश के विकास को लेकर बेकार ही अर्थशास्त्री परेशान हो रहे हैं। ध्यान से देखिए तो हमारे पास हर समस्या का समाधान है और दुनिया की नजर बस हमारे तौर तरीकों पर नहीं पड़ी है, वरना ग्रोथ रेट जीतन राम मांझी के विवाद से भी तेजी से बढ़ेगा। दरअसल हमने समस्या के समाधान का ही भारतीयकरण कर दिया है। सीमा विवाद का जवाब चीन अपने हिसाब से देता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर भी मैकमोहन की जगह मनमोहन रेखा पर बोलते नजर आते हैं। कभी कभी लगता है कि वो अभी भी विपक्ष के ही नेता हैं और उनकी लड़ाई कांग्रेस के उस सोच के साथ है जो फिलहाल अभी राहुल गांधी जी के पास भी नहीं है। समाधान देखिए, नीतीश कुमार भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। केंद्र के खिलाफ थाली पीट चुके हैं, अब उपवास करने की तैयारी पर हैं, पर उनके रसोई प्रेम का विरोध रसोइये ही कर रहे हैं। मिड डे मील के रसोइयों को 1000 रुपए ज्यादा देने की घोषणा जीतन राम मांझी ने की थी, नीतीश जी ने रद्द कर दिया तो हंगामा हो रहा है। यहाँ भी मामला ग्रोथ रेट वाला ही है। लोगों की मांग अभी भी देखिए 1000 रुपए में ही अटकी हुई है और नीतीश कह रहे हैं कि विकास कर दिया, मांझी कह रहे हैं कि बस बिहार नंबर 1 बनने ही वाला था। मतलब वनडे क्रिकेट में टीम 200 से 400 रन पर पहुंच चुकी है, पर बिहार अभी भी 1000 रुपए में लटका हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि स्मार्ट सिटी का ख्वाब देख रहे हैं राज्य में, ये 1000 रुपए वाले लोग गेट के किस तरफ रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे या छत पर रहेंगे। वैसे बिहार की राजनीति को देखते हुए छत पर रहने के लिए भी आरक्षण की घोषणा हो जाए तो बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है। झारखंड में जेएमएम के विधायक NH 33 और NH 6 की हालत को लेकर धरने पर बैठ गए। बता दें आपको कि सड़क की हालत पहले से खराब है, पर अब सरकार जाने के बाद इन्हें इसकी याद आई है। जेएमएम के विधायकों को विनम्रतापूर्वक आज याद दिलाना चाहेंगे कि सर, आपके शासनकाल में भी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान जाने के लिए इन रास्तों का प्रयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि वही झारखंड की जनता इस हादसे का इन सड़कों पर शिकार हो रही थी। खैर, सरकार के आश्वासन के बाद ये मान गए तो सरकार और विपक्ष दोनों हर जगह औपचारिकता निभा रहे हैं। बिहार में भी नेता भूखे रहने को तैयार हैं। नेता भूखे रहें तो समझिए राजनीति पेट भर की होगी। मुद्दे यहां भी औपचारिकता रहेंगे, तो आज इस विषय पर चर्चा करके एक औपचारिकता हम भी निभाएंगे। देखिए, चुनाव जनता के मुद्दों को सामने रखकर लड़े जाते हैं और नीतीश कुमार के सामने पहली बार स्थिति ऐसी है कि जनता के बीच ही उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि जो चुनाव पहले उन्होंने लड़े उसमें विरोधी उनकी छवि को अच्छा बता रहे थे, पर इस बार बुनियादी फर्क यह है कि पार्टी के अंदर से एक धड़ा निकला है जो आरोप कम खुलासा ज्यादा करता नजर आता है। नीतीश कुमार इन सब से बचने का उपाय लगातार ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक नई पहल हुई है, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे नीतीश। क्या नीतीश को हो रहा नुकसान का आभास? ये दो सवाल सबके जेहन में इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार लगातार छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। छवि उस सरकार की जो पिछले 9 महीनों में राजनीति ढूंढने में ही कहीं खोसी गई। छवि उस पार्टी की भी जिसे एक समय चुनौती देना नामुमकिन लग रहा था। मांझी ने नीतीश कुमार के सबसे मजबूत पक्ष यानी गवर्नेंस को ही निशाने पर लिया तो नीतीश फौरन मैदान में कूद गए। सचिव से लेकर गृह सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय के तमाम अधिकारियों के फोन नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं ताकि जनता सीधे तौर पर सरकार से जुड़ सके। किसी को भी अगर शिकायत हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो पब्लिक ग्रीवांस सेल में और अन्य अधिकारियों को आप सूचित करें और उसका सबका रजिस्ट्रेशन होगा और उन जो शिकायतें हैं उसके निराकरण की बात भी कर करके उसकी सूचना दी जाएगी, ताकि हम चाहते हैं कि बिहार की जनता को जो समस्या है उसमें काफ़ी कमी हो। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को भी कर सकते हैं, जिलाधिकारियों को भी कर सकते हैं, नीचे स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं जिनसे जिस विभाग से जुड़ा हुआ है उन पदाधिकारियों से भी संपर्क स्थापित करते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना है और हमारे साफ दृष्टि है, नीयत साफ है कि जो भी शिकायत है उसका निष्पादन हो। जी हाँ, जिस जनता को मांझी ने यह समझाने का प्रयास किया कि नीतीश कुमार उससे दूर हो चुके हैं, उसे एक झटके में नीतीश कुमार ने एहसास दिलाने की कोशिश की कि सरकार अभी भी उनके द्वार ही है और शायद पहले से ज्यादा नजदीक है। तमाम कॉन्टैक्ट नंबर्स सोशल साइट्स पर भी होंगे, यानी उस वर्ग को भी जोड़ने की कवायद है जो एक कॉल से अपने घर का राजनीतिक मिजाज बदल सकता है। कभी एक्सक्लूसिव का टैग लेकर घूमने वाले नीतीश कुमार अब सरकार को सुलभ करा रहे हैं। डीएम और एसपी के दफ्तर से लेकर घर तक के फोन नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं, पर विरोधी इस कोशिश को राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं मान रहे। देखिए, तो आईवास है, जब मुख्यमंत्री के हाथ में आदमी स्वयं आवेदन देता था और मुख्यमंत्री उस पर आदेश करते थे, तब तो उसका पालन नहीं होता था। जनता दरबार की जो स्थिति रही है, खुद मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि बहुत सारे मामलों का निपटारा नहीं हो पाया, उसकी मॉनिटरिंग करने वाले हैं।
जब मुख्यमंत्री के हाथ में दिए गए कागज का निपटारा नहीं हो पाता है तो कौन अधिकारी उनके टेलीफोन सुनने के लिए तैयार रहेगा? आप देखेंगे ये केवल चुनाव का नज़दीक समय आ रहा है, तो चुनाव का समय नज़दीक आने के कारण ये जनता में छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिणाम इसका वही ढाक के 3 पात निकलना है। अगले 6 महीने में नीतीश हर वो कदम उठाना चाहते हैं जिससे मांझी की घोषणाओं से लेकर आरोप तक का जवाब दे सकें। लोगों के बीच पहुंचना उसी कड़ी में एक कोशिश है, पर सवाल ये है कि क्या जनता सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर संपर्क करने को तैयार होगी या समर्थन के रूट की सारी लाइनें सरकार के लिए ही व्यस्त हो जाएंगी? इंतजार करना होगा। जो काम नीतीश कुमार अपने जनता दरबार के जरिए नहीं कर पाए, जो काम नीतीश कुमार अपनी यात्राओं के जरिए नहीं कर पाए, वो काम नीतीश कुमार अब फोन के जरिए करेंगे। चुनाव में महज 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बड़ा सवाल, नीतीश कुमार फोन के जरिए जनता के दिलों तक कितना पहुंच पाएंगे? कैमरामैन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। सरोज सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरोज जी। सबसे पहले तो अच्छी बात यह कि नेता नहीं है तो हम अच्छी तरह से एक दूसरे को सुन भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे सर। तो पहला सवाल मेरा यही है, सरोज सिंह साहब से हम 10 सवाल पूछेंगे इस विषय से संबंधित। उम्मीद है कि जवाब हमारे और आपको इस विषय को समझाने में कामयाब हो पाएगा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एक हड़बड़ी में है, एक जल्दबाजी में है? आपको एहसास हो रहा है नीतीश कुमार इतने पैनिक शायद पहले कभी नजर नहीं आए होंगे? सही बता रहे हैं आपकी। अभी चूंकि समय बहुत कम है सभी लोगों के पास, ना केवल नीतीश कुमार के पास, उनके विरोधियों के पास भी समय कम है। और लेकिन चूंकि चुनौती ज़्यादा है नीतीश कुमार के सामने, इसलिए वो ज़्यादा जल्दबाजी में है। चाहे वो जनता से जुड़ने की बात, जो अभी आप बता रहे थे, जनता से जुड़ने की बात है, पहले जनता दरबार से जुड़ना चाहे, फिर रैलियों के द्वारा आप टेलीफोन के माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं। ये तमाम ऐसे उपाय नीतीश कुमार अपने कम समय में करना चाह रहे हैं कि जो गलतियां हुई, जी जो सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार करते हैं कि हम जनता से दूर हो गए थे। और इधर जो मांझी जी का कार्यकाल चला, 8 महीने जो भी कार्यकाल हुआ, उसमें जो उनका अपना विश्लेषण है कि कहीं न कहीं से सुशासन जो है वो डिरेल हो गया। ठीक है। तो सुशासन को पटरी पर लाने के लिए नीतीश कुमार वो हर कदम उठाएंगे जो जनता और उनके बीच एक विश्वास पैदा कर सके। तो क्या आपको लगता है सरोज सिंह जी कि पहली बार नीतीश कुमार को भी एहसास हो रहा है कि डोर कहीं ना कहीं छूट भी सकती है? अगर ज्यादा ढील देते हैं तो मामला महंगा भी पड़ सकता है। ये पहली बार उनके करियर में है क्या ऐसा? निश्चित तौर पर कि पहली बार है कि नीतीश कुमार आज के तारीख में कुछ बिना किसी बैसाखी के राजनीतिक अखाड़े पर हैं। ये सच्चाई है। अब तक उन्होंने जो 2 चुनाव बिहार में लड़ा वो भाजपा के साथ मिलकर लड़ा। ये पहला चुनाव ऐसा होगा आज की तारीख में। महागठबंधन को लेके अभी भी आशंकाओं के बादल घिरे हुए हैं, क्या होगा कहना मुश्किल है। इसलिए अपने स्तर पर जो एक विश्लेषण जनता दल यू के थिंक टैंक कर रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, हमारे नेता के सामने है। नीतीश कुमार हो ना हो, एक अकेले उनको लड़ाई में जाना पड़े, इसलिए तमाम वो कवायद हो रही है। वो ऐसा सोचा जा रहा है कि एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जाए कि ताकि एक मजबूत मुकाबला मैदान में दिया जा सके। लेकिन संदेश बड़ा दे रहा है नीतीश कुमार को और चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इतने सारे मुद्दों में वो घिर चुके हैं कि उनके लिए निकलना शायद मुश्किल हो जाए? वो केंद्र के खिलाफ भी मोर्चा खोल रहे हैं, मांझी के साथ भी लड़ रहे हैं, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जाकर उपवास भी कर रहे हैं, गठबंधन बनाने की भी कोशिश है। आपको लगता है सरोज सिंह साहब की इतने सारे मुद्दों में नीतीश कुमार घिरते नजर आ रहे हैं कि कहीं गुम होने की संभावना भी है? नहीं, ये सारे मुद्दे नीतीश कुमार ने खुद पैदा किए हुए हैं। ये उन्हीं की उपज है। चाहे केंद्र के साथ लड़ाई हो, जीतन राम मांझी के साथ लड़ाई हो, या दूसरे अन्य मुद्दे की बात जो अभी आप उठा रहे हैं, ये सारे मुद्दे नीतीश कुमार के खुद पैदा किए हुए हैं। और इन मुद्दों से निपटना उनके लिए चुनावी गणित के हिसाब से बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम है। अगर इन मुद्दों का वो निपटारा नहीं कर पाते, इनको नहीं सुलटा पाते, तो निश्चित तौर पर चुनावी स्तर पर उनको बड़ा नुकसान होगा। तो ये जो जीतन राम मांझी, आपको लगता है कि पहली बार एक ऐसे मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या, जिस मुद्दे को लेकर अभी तक कहा जाता था कि नीतीश कुमार को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? मतलब जनता की समस्याओं को सुनने को लेकर नीतीश कुमार को क्वेश्चन शायद बहुत ज्यादा नहीं किया जाता रहा है, ये तय बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पहली बार नीतीश कुमार उस मुद्दे पर भी घिर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि वो टेलीफोन नंबर जारी कर रहे हैं या सचिवालय तक लोगों की पहुंच की बात कह रहे हैं? इसका कारण है कि जब घर का कोई आदमी बाहर निकल के कोई बात करता है ना, तो उस पर भरोसा ज्यादा होता है।
अगर यही बात बीजेपी के लोग कर रहे होते या दूसरे पार्टियों के लोग कर रहे होते तो लोग, जनता उतना भरोसा नहीं करती। लेकिन एक जीतन राम मांझी ऐसा शख्स जो उनके ही घर में था, उनके ही लोग हैं, चाहे नरेंद्र जी हैं, बिरसन पटेल लोग हैं, सब उनके ही घर के लोग हैं, वो अब बाहर निकल के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, नए नए खुलासे कर रहे हैं, नए नए आरोप लगा रहे हैं। तो जनता को लग रहा है कि जो उनके साथ ये लंबी लड़ाई में साथ थे, 8 साल सरकार में थे, वो अब निकल के कुछ बातें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन बातों में कुछ ना कुछ दम होगा। अब वो कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये तो जनता तय करेगी। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि जनता से कटने का जो मुद्दा था वो वाकई हकीकत था, कहीं ना कहीं जनता से उनका जुड़ाव जिस स्तर पर होना चाहिए था एक नेता के तौर पर, वो शायद कट गया, कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया, और इसी बात को जीतन राम मांझी ने मुद्दा बनाया है और आज वो एहसास नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं है। जी, निश्चित तौर पर जनता से कनेक्टिविटी नीतीश कुमार की कम हो गई जब वो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री के तौर पर थे, और इसको बहुत ईमानदारी से नीतीश कुमार ने स्वीकार भी किया है। और इसका लाभ निश्चित तौर पर बीजेपी भी उठाती रही है और अब जीतन राम मांझी भी उसी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कमजोर कड़ी है नीतीश कुमार के साथ जिसका फायदा विरोधियों को मिलता है। एक सुशासन, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगता है नीतीश निश्चिंत भी हो गए थे शायद कि लोग उनके साथ हैं ही, ऐसा? क्योंकि ये आत्मविश्वास तो था ही नीतीश कुमार के पास। लोकसभा के चुनाव में अगर उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ा तो निश्चित तौर पर एक अति आत्मविश्वास नीतीश कुमार के पास था कि हम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता हमारे साथ है, जनता हमारे सुशासन के नाम पर वोट देगी। लेकिन जब परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए तो कहीं ना कहीं उनको एहसास हुआ कि हमारा कैलकुलेशन गलत था, हम जनता से दूर जा चुके थे। तो क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार की जो राजनीतिक शैली है, जो पॉलिटिकल स्टाइल है उनका, जो अभी तक रहा है कि बहुत सारे लोग उन तक नहीं पहुंचते रहे, विधायकों के बारे में कहा जाता रहा कि वो खुलकर उनके सामने बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हैं या नहीं बोलते रहे, क्या आने वाले समय में उनकी राजनीतिक शैली में बदलाव दिख रहा है आपको, जिसका एक उदाहरण ये फोन कॉल जारी करने को देखा जा सकता है? निश्चित तौर पर बदलाव उन्होंने दिया है। देखिए, अभी जब वो लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं से बात की, मुख्य कार्यकर्ताओं को पटना बुलाया, फिर जिला स्तर पर जाके वो कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की। वो अब संगठन की बात करते हैं, आम कार्यकर्ता की बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं। अभी फोन कॉल उन्होंने जारी किया। निश्चित तौर पर ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो जनता से सीधा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कमी रह गई अपने शासनकाल में और 8 महीने के इधर दरमियान, उसको वो जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं। जिस जल्दबाजी की बात आप कर रहे थे, उसके लिए वो उनकी मजबूरी है जल्दबाजी। अगर जल्दबाजी नहीं होगी तो फिर गाड़ी बहुत पीछे छूट जाएगी। तो आपको लगता है कि जीतन राम मांझी ने जो आरोप लगाए हैं, चाहे वो अनशन के बहाने हो या उससे पहले भी जो हमला बोलते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उन हमलों से आने वाले समय में, जो कम समय जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं सर, आपको लगता है कि इतने कम समय में उन आरोपों से भी पीछा छुड़ा लेंगे और नई तरह की राजनीति दिखाने की भी कोशिश करेंगे और पार्टी भी मजबूत हो जाएगी? क्या वक्त उतना है उनके पास? नहीं, वक्त तो कम है। देखिए, बिहार जो है अब समय से पहले ही चुनावी मूड में आ चुका है। चुनाव में वक्त है, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में बदली और रोज हालात यहाँ के बदल रहे हैं, निश्चित तौर पर बिहार आज की तारीख से ही लग रहा है कि चुनावी मोड में है। तो आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेंगे। ये कहना कि किसी आरोप से वो पल्ला झाड़ लेंगे, उससे निजात पा लेंगे, ये अब जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते तब तक ये कहना मुश्किल है। रोज नए खुलासे होंगे, आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप होंगे, जवाब दिया जाएगा, काउंटर जवाब होगा। ये अभी चलेगा, ये चुनाव तक चलेगा। पर पहली बार, क्योंकि आप सर्कल में बैठते होंगे और भी पत्रकारों से बात करते होंगे या लोगों से बात करते होंगे, सरोज सिंह साहब, पहली बार आपको लगता है कि नीतीश कुमार के संदर्भ में उन विषयों पर भी चर्चा हो रही है जिसकी चर्चा अभी तक आप कल्पना नहीं कर सकते थे, जैसे कमीशन खोरी की बात कही जा रही है या एक डिक्टेटरशिप की बात तो हटा दीजिए, वो तो बीजेपी लगातार कहती रही है। मांझी प्रकरण के बाद क्या आपको लगता है कि जनता के बीच या पब्लिक डोमेन में उस विषय पर चर्चा भी हो रहा है जिसकी चर्चा पहले तक उम्मीद नहीं की जा सकती थी और जनता इसको बहुत चटखारे के साथ लेगी भी? एक समस्या पैदा हो सकती है उनके। एकदम सही कह रहा, मैं कहा ना कि जब घर का आदमी, कोई आपका खास आदमी, कोई घर का आदमी घर से नाराज होकर रूट के बाहर आके कोई बात कहता है ना, तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हो उसकी बात में सच्चाई हो, भले वो गलत बोल रहा हो, लेकिन एक क्षण के लिए, कुछ पल के लिए एक परसेप्शन बनता है कि हो ना वो आदमी चूंकि उनके साथ था तो अब बाहर आ रहा है, बोल रहा है, तो कुछ हो सकता है इनकी बात में सच्चाई हो। क्या हुआ नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है। हाँ, और चुनाव में जनता इसको फैसला लेती है सब मुद्दों पर। लेकिन एक चीज जरूर है कि जीतन राम मांझी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता के बीच प्रासंगिक बनते हैं, बन रहे हैं और जनता पर उसका इफेक्ट है, और इससे निपटना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों की चर्चा भी आने वाले समय में या आने वाले चुनाव में इन मुद्दों को लेकर भी चर्चा हमें आपको देखने को मिलेगी?
क्योंकि एक अभी तक जो बिहार के चुनाव में चर्चा होती रही है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द और डेवलपमेंट के इर्द गिर्द होती रही है। क्या आपको लगता है कि पहली बार व्यक्तिगत स्तर पर भी नीतीश कुमार पर हमला होगा, जिसका जवाब देना फिलहाल मुश्किल है उनके लिए? वो हमला तो शुरू हो गया। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बाद जब खुल के बगावत हुई, उसके बाद आपको ध्यान होगा कि उनके कई मंत्रियों ने ये आरोप लगाया कि फलने प्रोजेक्ट में ये कमीशन खोरी हुई, फलने प्रोजेक्ट में ये हुआ, तमाम तरह का आरोप लगने शुरू हो गए थे कि इनकी जांच कराई जाए, दवा घोटाले की जांच हो, फलना जांच हो, ये तमाम तरह की चीजें हुई। एक आखिरी सवाल एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपको लगता है कि ये मुद्दे इतने अहम हैं जिसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है चुनाव में, या भी चर्चा का विषय रहेगा, बहुत ज्यादा जनता का मूड बनेगा नहीं? हालांकि जनता के मूड को हम पढ़ नहीं सकते इतनी जल्दी। नहीं, ये सही बात है कि इस तरह की चीजें उठाई जाती है चुनावों में, इस बार भी उठाया जाएगा। लेकिन बिहार का चुनाव जो आप सभी जानते हैं कि जो एक जातीय ताना बाना है और जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं, उसी के इर्द गिर्द यहाँ के चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये सब छोटे छोटे मुद्दे प्रभावित करते हैं, लेकिन जो एक राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरण बना के चुनाव लड़ा जाता है, वही यहाँ के नतीजे प्रभावित करते हैं। यानी एक लाइन में कहूं तो सरोज सिंह साहब इस बात से इनकार करते हैं कि बहुत ज्यादा इसका प्रभाव हो जाएगा, आप इसको ऐसा नहीं मानते? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है इस तरह की ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज सिंह साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने चर्चा की, विश्लेषण के लिए तमाम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल एक छोटा सा विराम लेंगे, हाजिर हो रहे हैं। और आइए अब झारखंड चलते हैं। बाबूलाल मरांडी साहब यात्रा पर निकल चुके हैं। इस यात्रा को न्याय यात्रा कहा जा रहा है, यानी जनता के बीच बाबूलाल मरांडी ये संदेश देने निकले हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। इस यात्रा के पहले चरण में संथाल परगना के 5 जिलों में बाबूलाल मरांडी जनता के बीच जाएंगे। बयान सुनिए, उसके बाद बात करेंगे। पार्टी के सिंबल पर 6 विधायक जीत के आए और वो बीजेपी में वो शामिल करा देते, इससे बड़ी अन्याय क्या हो सकता? और इसलिए हमने कहा कि भाई ये हम अपने लिए न्याय नहीं मांग रहे, हम जनता के लिए न्याय मांग रहे हैं, कानून के लिए न्याय मांग रहे हैं। जिन लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में कहीं कोई अगर 100% भी नहीं जा सकते हैं विधायक, ये हमारे 8 विधायक थे, अगर 8 भी चाहते कि हम अलग होकर के जाएंगे, उसका मूल थीम यही है कि वो जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको अपने शामिल कर दिया। दूसरा, जो इस राज्य में अन्याय हो रहा है पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, जो यहाँ जन्मा है, जो यहाँ पढ़ा है, यहाँ जो बढ़ा है, उनको ये उम्मीदें थी कि राज्य बनेगा तो झारखंड में सत्ता में भी भागीदारी मिलेगी और सरकारी सेवाओं में भी भागीदारी मिलेगी। लेकिन अब हालत क्या हो गई? अब सरकार में कितनी भागीदारी है तो आप देख रहे हो। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के खिलाफ यात्रा पर है। 2 सवाल हमारे सामने हैं। इस यात्रा का असली मकसद क्या है और मरांडी को इससे क्या मिलेगा? बाबूलाल जब पिछली बार उपवास पर बैठे थे तो उस वक्त उन्होंने दिलचस्प उदाहरण दिया था। 24 फरवरी की यह बात है। विधायकों को तोड़े जाने के खिलाफ धरने पर बैठे थे और कहा था कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास हुआ था, लेकिन उनके साथ जनार्दन थे, यानी श्री कृष्ण थे, यानी बीजेपी को उन्होंने दुर्योधन कहा। अहम बात जनार्दन को लेकर थी। उनका कहना था कि जनता उनके साथ है। फिलहाल स्थिति झारखंड में जनता जेवीएम के साथ है ऐसी दिखती नहीं है, पर एक सच जरूर है कि मरांडी को बीजेपी ने लगातार झटके दिए। 2009 में भी विधायक टूटे और इस बार भी देखिए, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उन्हें दोहरे झटके लगे। चुनाव में जो समर्थन मिला उसे लेकर उनके अपने लोग ही दूसरे दलों की ओर कूच कर गए। पर याद कीजिए तो बहुत मजबूत आधार मरांडी के पास भी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले भी चुनाव के पहले दूसरे दलों के लिए दरवाजे खोल रखे थे। ना उन्हें कांग्रेस से परहेज था, न बीजेपी से दिक्कत थी। यानी जिस नैतिकता का हवाला आज मरांडी दे रहे हैं, उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि नैतिकता के किस आधार पर उन्हें बीजेपी या कांग्रेस से उम्मीद थी। अब सवाल इस यात्रा को लेकर है। बाबूलाल कह रहे हैं कि बिना स्थानीयता नीति लागू किए बाहरी लोगों को सरकारी नौकरियों में मौका देना गलत है। वो भारत सरकार को भी निशाने पर ले रहे हैं।
वो पूरी तरह से भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इससे गरीब आदिवासियों की जमीन छिन जाएगी। यानी गरीबों के बीच बाबूलाल मरांडी वही नारा देने निकले हैं जो 1998 में दिया था। गरीब कल्याण के नारे के साथ ही मरांडी शिबू सोरेन को हराने में कामयाब हुए। उनकी बातों में लोगों को ईमानदारी लगी थी, कुछ नया लगा था उस समय। पर उस वक्त अगर आप देखें तो मरांडी के नाम पर राजनीतिक समझौते का इतिहास नहीं था। आज उनके आक्रमण का हर तर्क दूसरे दलों के साथ जाने की कोशिश से टकराकर हार जाता है। मरांडी आम जनता के बीच पहुंच बनाने की कोशिश में है। गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, जामताड़ा, दुमका और बोकारो में 15 मार्च को न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। शुरुआत संथाल से हो चुकी है, यानी उस जगह से जहां से उन्होंने एक नई लकीर खींची थी राजनीति में। और असर उसका था कि 1998 में दिल्ली तक पहुंचने का मौका मरांडी को मिला, पर आज उसी इलाके में वो तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि कभी निर्विरोध चुने जाने वाले मरांडी ने क्या खुद इस बात पर मंथन किया कि जनता से वो दूर क्यों होते जा रहे हैं। दरअसल एक हकीकत यह भी है कि मरांडी का सारा ध्यान राजनीतिक विकल्प देने में रह गया। जनता से वो दूर लगातार होते रहे। नजर इस बात पर है कि इस यात्रा के दौरान वो जनता से कैसे संवाद करेंगे। बाबूलाल मरांडी पेशे से एक शिक्षक हैं, जरूरत है एक अच्छी शिक्षा देने की। तो मरांडी क्या पाठ पढ़ाएंगे, इसका इंतजार है। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।